हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो यानी रीट्स में निवेश पार्ट 1, रीट्स क्या होती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पार्ट 1 में आपने रियल एस्टेट क्या होते हैं और उनके बारे में कई तरह की इन्फॉर्मेशन ली हो। अब इस रीट्स में निवेश पार्ट 2, अब इसमें आप टाइप्स ऑफ रीट्स तथा कई अन्य तरह की इन्फॉर्मेशन लेंगे जो आपको आज तक पता नहीं होगी, मतलब ज़्यादातर लोग को आज तक पता नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन आप लेंगे। दोस्तों, वैसे तो फिज़िकल रियल एस्टेट में निवेश दो तरह से होते हैं। मतलब जैसे हम लोग जो फिज़िकली जो इन्वेस्ट करते हैं, नंबर 1 रेजिडेंशियल, नंबर 2 कॉमर्शियल। यानी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में निवेश एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश। वैसे तो इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इन दोनों तरह के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल। इस वीडियो में हम रीट्स से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर और जानेंगे। यानी पहला प्रश्न तो पिछली बार हमने कर लिया था। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, रीट्स कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों, रीट्स कितने टाइप की होती है या कितने प्रकार की होती है। तो रीट्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 इक्विटी रीट्स, नंबर 2 मॉर्गेज रीट्स, नंबर 3 हाइब्रिड रीट्स। अब मैं जो बार बार रीट्स वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, REITS, REIT तो कैपिटल में और S स्मॉल में, तो इसका फुल फॉर्म हुआ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो पहले टाइप की रीट्स है इक्विटी रीट्स। दोस्तों, ये वो रीट्स होती हैं जो ऐसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को खरीदती हैं जो इनकम प्रोड्यूसिंग होती हैं, यानी इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट्स को खरीदती हैं। ये खरीदने के बाद उनका कंट्रोल करती हैं, यानी उनका स्वामित्व रखती हैं या उनके मालिक बनती हैं ये, फिर उनको किराए पे चढ़ाती हैं। अधिकतर रीट्स, इंडिया में जितने भी रीट्स हैं, ज़्यादातर रीट्स इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कॉरपोरेट ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट्स, IT पार्क्स, होटल्स, वेयर हाउसेस, इस टाइप की इमारतें। तो ऐसी इमारतों को खरीद के उनको रेंट पे चढ़ाती हैं, क्योंकि ये इनकम जनरेट करती हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़। तो इनकम जनरेट करने वाली प्रॉपर्टीज़ को अपने कंट्रोल में करती हैं या खरीदती हैं, उनको खरीद लेती हैं। ये इक्विटी रेट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड दैनिक क्रिया, मतलब डेली के जितने भी काम उससे रिलेटेड हैं, वो सब की सब ये रेट्स करती हैं। और दोस्तों, इनकी इनकम का मुख्य स्रोत, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ किराया होता है। किराए के साथ साथ प्रॉपर्टी की सेलिंग से भी इनको इनकम होती है। इक्विटी रेट्स को प्रॉपर्टी की सेलिंग से भी इनकम होती है। इन इनकम में से यदि हम खर्चा निकाल दें, मतलब ये पूरी इनकम यदि है और ये खर्चा आया है, तो ये खर्चा यदि हम उसमें से निकाल दें, तो जितना भी बचे हुए का 90% हिस्सा, 90% ऑफ दैट पार्ट, ये इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में देती हैं, डिविडेंड के रूप में बांटते हैं। इक्विटी रेट्स ऐसे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के परेशानियों के बगैर रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकंड टाइप की रीट होती है मॉर्गेज रीट। मॉर्गेज का M स्मॉल एंड REIT कैपिटल में लिखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के रीट मुख्य तौर पर लोन्स, मॉर्गेजेस यानी बंधक, या बंधक मॉर्गेजेस, समर्थित सिक्योरिटीज़ यानी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इक्विटी रीट तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं, जबकि M रीट्स का फोकस मॉर्गेज से लेके रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स को मनी उधार देकर प्रिंसिपल अमाउंट और उसके इंटरेस्ट से इनकम जनरेट करने पे होता है। यानी इसकी आय का मुख्य स्रोत होता है बंधक ऋणों से अर्जित ब्याज, यानी कि इनकम जनरेटेड फ्रॉम बंधक ऋण। सिंपल शब्दों में कहें तो दे जनरेट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट्स ऑन मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, ये हिंदी के शब्द भी बड़े टिपिकल हैं जो आम लोगों के समझ में नहीं आएंगे। जैसे आय शब्द का इस्तेमाल करूं
तो सबको नहीं समझ में आता, लेकिन इनकम का इस्तेमाल करूं जो कि अंग्रेजी का शब्द है, वो सबकी समझ में आता है। दोस्तों आज थोड़ा मौसम ख़राब है, शाम के वक्त में पंचकुला में जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, शोर हो रहा है, शायद आपके पास भी इस वीडियो के थ्रू भी जा रहा हुआ, बट कोई नहीं, डोंट माइंड, शो मस्ट गो ऑन। काम किसी के लिए नहीं रुकता, सांसें चलती है ना, हार्ट काम करता है ना, 24 के 24 घंटे काम करता है। तो हमें भी किसी भी बाधाओं से, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, नॉलेज एक्वायर करनी है। तो तीसरे टाइप की रीट है हाइब्रिड रीट। इसमें इक्विटी और मॉर्गेज दोनों तरह के रीट के गुण होते हैं। ये दोनों तरह से इनकम जनरेट करते हैं, यानी दे जनरेट इनकम फ्रॉम बोथ, दैट इज़ रेंटल प्रॉपर्टी एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट। तो ये रेंटल प्रॉपर्टी से भी इनकम जनरेट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट से भी ये इनकम जनरेट करता है। ये हाइब्रिड है, मतलब मिले जुली सरकार है, और इनका पर्पज़ अपने सोर्स ऑफ इनकम में विविधता लाना है। अब विविधता थोड़ा टिपिकल वर्ड लगता हो तो उसका आसान शब्द है वेरिएशन लाना है या डाइवर्सिफिकेशन लाना है। एक दूसरे तरीके से यदि हम डिफ़ाइन करें तो भी रीट के 3 प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट, कॉमर्शियल रियल इस्टेट वाले रीट्स, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउसेज, गोडाउन, शॉपिंग मॉल्स वगैरह। वो रीट्स जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ओन करके, यानी ख़रीद के उनके मालिक बन के, उनके स्वामी बन के और उन्हें ऑपरेट करते हैं। और इन कमर्शियल बिल्डिंग से मिलने वाली रेंटल इनकम ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। भारत में आज के टाइम में 4 रीट्स लिस्टेड हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं 4। वैसे 4 के अलावा भी बहुत सारे रीट्स हैं, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, इसलिए उनका इतना रिकॉग्निशन नहीं है, इतना फेथ नहीं है लोगों का उन पे। तो दोस्तों ये जो 4 लिस्टेड हैं, 4 में से 3 सबसे पहले वाले कौन से थे? एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, सेकंड नंबर वाली माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, एंड थर्ड ब्रुकफील्ड इंडिया रियल इस्टेट रीट। ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग्स को ओन करती हैं एंड ऑपरेट करती हैं। तो सेकंड टाइप का रेजिडेंशियल रियल इस्टेट वाली रीट्स, यानी ये आमतौर पर रहने के पर्पज़ वाली प्रॉपर्टीज़ को ओन करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अपार्टमेंट्स, बेंगलो, बिल्डिंग्स, घर वगैरह, बड़े बड़े हाउसेस। ये शॉपिंग मॉल्स और ब्रांड्स को ओन और ऑपरेट करती हैं। इसी तरह से दोस्तों तीसरे टाइप की है सेम वही हाइब्रिड रीट्स। ये वो रीट्स होती हैं जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट करती हैं, उनको भी ऑन करते हैं, और रेजिडेंशियल रियल इस्टेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। भारत में फ़िलहाल ऐसी कोई भी रीट लिस्टेड नहीं है जो इस कैटेगरी में, यानी हाइब्रिड वाली कैटेगरी से बिलोंग करती हो। दोस्तों अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ पर हम अपनी पसंद के रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो भारत में सिर्फ 2 तरह के ही प्रॉपर्टीज़ के रीट्स हैं। हम इन रीट्स में इन्वेस्ट करके भारत की बेस्ट ऑफिस बिल्डिंग से लेके शॉपिंग मॉल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दिल से बताना, क्या आपने जो भी बंदा इस वीडियो को सुन रहा है उसके पास कोई ना कोई अपना घर होगा, फ्लैट होगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो भी हो सकता है, कोई शॉप हो, हैं? क्या आप लोग इंडिया के 8 मेट्रो सिटीज़ में अपने जगह पे रहते हुए, यानी जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में, जहां भी रह रहे हैं, चाहे दिल्ली कहीं भी रह रहे हैं, इंडिया के 8 मेट्रो सिटीज़ के बेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, बेस्ट बिजनेस बिल्डिंग और बेस्ट शॉपिंग मॉल, सबसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या उस शॉपिंग मॉल क्या आप कोई शॉपिंग मॉल खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते ना, लेकिन आप रीट्स के थ्रू उस शॉपिंग मॉल का कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं, और कुछ हिस्सा खरीद के जैसे जैसे उसमें शॉपिंग मॉल में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो डेवलपमेंट होएगी, जो आगे बढ़ेंगे, जो उनकी इनकम होएगी, उस इनकम का बेनिफिट आप घर बैठे कर सकते हैं। और उसको ख़रीदने के लिए कोई आपको करोड़ों अरबों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लगेंगे इतने रुपए उसमें, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा रेट्स, और आपने उसमें एक छोटा सा अमाउंट, वो आपकी चॉइस का, आप चाहे तो
1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 50 लाख, कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बार बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब जब उस रीट की यूनिट की वैल्यू डाउन आए या किसी भी टाइम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बार बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का उन बिल्डिंग्स में आप किराए का हिस्सा ले सकते हैं। अगर हम रेंटल इनकम की बात करें तो दोस्तों वो कॉमर्शियल रियल इस्टेट में ज़्यादा होती है, सबको पता है। आपको पता है कि एक घर से उतनी ज़्यादा रेंटल इनकम नहीं हो सकती जितनी शॉप से रेंटल इनकम हो सकती है। और यही खासियत है ना, यही इनको खास बनाती है। इसलिए ज़्यादातर रीट्स कॉमर्शियल रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोस्तों, हमें किसी भी रीट में इन्वेस्ट करने से पहले उसका रियल इस्टेट पोर्टफोलियो और डिविडेंड यील्ड, ये दो चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 1 रियल इस्टेट का पोर्टफोलियो, एंड सेकंड 1 उसकी डिविडेंड यील्ड ज़रूर देखनी चाहिए कि भाई कितना रिटर्न दे रहा है, कितनी इनकम दे रहा है वो, उसकी 7.5% है, 8 है, 8.5 है या क्या है। ये हमें स्टडी करके तब उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हम किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे हमें कितनी डिविडेंड इनकम मिलेगी। मतलब एक पॉसिबिलिटी हो जाती है, 100% श्योरिटी नहीं होती कि आज से पहले जितना रिटर्न मिल रहा था किसी को, आगे भी उतना ही मिलता रहेगा। लेकिन काफ़ी चांसेस हैं जिसमें ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ ऐसी जगह हैं जिनका रेंटल वैल्यू हाई है। हाँ, हालांकि बीच बीच में वो कुछ लोग जैसे उस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, स्विच कर जाते हैं, तो कुछ दिन खाली रह जाती है प्रॉपर्टी। उस दौरान सिर्फ रेंटल इनकम नहीं आती। जैसे आप एक अपना फ्लैट लेके उसको किराए पे चढ़ा दीजिए, 2 महीने 3 महीने खाली रह गया तो उसमें इनकम नहीं आएगी। लेकिन ये चूँकि इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये रीट्स, इतना ज़्यादा पैसा इनके पास होता है कि ये फटाफट कस्टमर्स को ढूंढ लेते हैं। कस्टमर्स आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता इनको। और रीट्स में रेंटल इनकम को ही डिविडेंड इनकम कहते हैं। ये जो डिविडेंड मिलता है ना हमें, ये रेंटल इनकम से ही मिलता है। रेंटल इनकम में से खर्चा हटा के बची हुई जितनी रेंटल इनकम है उसका 90% हमें डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। ये मैंने 2-4 बार इसलिए बताई ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो कुंजी खरीदते थे ना, हमारे टाइम में होती थी, आज के टाइम पता नहीं है कि नहीं है। कुंजी में VVP होता था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या VVIP ऐसे करके होता था। कुछ क्वेश्चंस के आगे तो वो उंगली के निशान होते थे। चलिए एक छोटा सा जॉक याद आ गया। एक बच्चा प्योर नकल करके एग्ज़ाम दे के आया, उसका साथी, उसका दोस्त जो था, उसके पास नकल पहुंचा था। हालांकि मैं नकल का विरोधी हूं, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ जॉक। तो उसके दोस्त ने उसके पास नकल पहुंचाई। नकल कहाँ से पहुंचाई? वो अपने कुंजी जो होते थे सीधा उसमें से फाड़ा पेज और उसके पास पहुंचा दी। उसने सारा का सारा बढ़िया, बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर दिया। फिर जैसे ही पेपर दे के बाहर निकला, दोस्त ने पूछा कि हाँ भाई कैसा हुआ पेपर, तो कहता है बाकी तो कति लठ गाड़ है, मतलब बहुत सॉलिड लिख के आ गया मैं, बस एक चीज़ में नंबर काट सकता है मास्टर। बोला किस में? उसने सोचा कि पता नहीं कोई क्वेश्चन छूट गया या क्या बात होगी। बोला वो जो उंगली थी ना, उंगली का निशान, वो उंगली सीधे नहीं बनी। मैंने कई बार मिटा के कई बार कोशिश भी की, लेकिन वो हमेशा टेढ़ी उंगली बन गई। बस वो टेढ़ी उंगली के खाली नंबर कटेंगे। तो दोस्तों, दिस इज़ जस्ट अ जॉब। हमें कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। मैं नकल के सख्त विरोधी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि रीट में हमें इन्वेस्ट कैसे करना है। भाई ये चीज़ें अब तक जो बात बता दी, कितने टाइप के रीट्स होते हैं, कौन कौन से रीट्स हैं, करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए और उससे डाइवर्सिफिकेशन होगा, ये सब तो बता दिया। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती है, यानी अपने शेयर की लिस्टिंग करती है, तो उस कंपनी का IPO आता है। वो कंपनी अपना IPO निकालती है और सेबी से अप्रूव, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वहाँ से अप्रूवल वगैरह लेके फिर उसका शेयर लिस्ट होता है, उसको बोलते हैं उसका IPO।
इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये शेयर मार्केट के शेयर्स के बारे में है। ठीक इसी प्रकार जब म्यूचुअल फंड, अब आपने शेयर्स के बारे में भी सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, तो म्यूचुअल फंड भी जब पहली बार अपने शेयर मार्केट में आते हैं तो वो NFO निकालते हैं अपना, दैट इज़ कॉल्ड न्यू फंड ऑफर। तो ठीक इसी प्रकार जैसे उसमें IPO, इसमें म्यूचुअल फंड्स में NFO, इसी प्रकार से रीट के शेयर कहिए या रीट अपने शेयर मार्केट में जो पहली बार लिस्टिंग होती है, जैसे इन चारों की पहली बार लिस्टिंग हुई, तो ये भी अपना IPO लेकर आए हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो फर्स्ट टाइम में जब ये मार्केट में आते हैं तो उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी रीट जब अपना IPO लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, तो उस समय में अपना एक प्रॉस्पेक्टस निकालती है जिसमें IPO का साइज़, कि भाई कितना बड़ा IPO है, कितने करोड़ का IPO है, मार्केट कैप यानी उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, प्राइस रेंज, जैसे यदि रेंज है तो सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई अपना रीट लिख सकता है कि भी लोअर रेंज 190, हायर रेंज 200। तो अब डिपेंड करता है कि कौन कितने पे अप्लाई करे, ये आगे हम बात करेंगे फिर किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, कितने पे, कौन सा लोअर रेंज लिखना चाहिए या अपर रेंज पे अप्लाई करना चाहिए। तो प्राइस रेंज वगैरह वगैरह सारी डिटेल होती है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या एक्टिविटी करती है, वो पैसे इकट्ठे करके उस पैसे का क्या करेगी, कहाँ किस साइड में इन्वेस्ट करेगी, किस चीज़ में, कमर्शियल में करेगी, रेजिडेंशियल में करेगी, या किस किस चीज़ में इन्वेस्ट करेगी। रीट्स के IPO में अप्लाई करने के लिए एक या एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों लॉट का मतलब होता है एक शेयर नहीं, एक लॉट हो गया 30 शेयर का हो सकता है, 100 शेयर का हो सकता है, 500 शेयर का हो सकता है, 2000 शेयर्स का हो सकता है, डिपेंड करता है, प्राइस छोटा है तो उसका हो सकता है। लेकिन आम तौर पे लगभग 14-15 हज़ार के आसपास का अमाउंट का IPO नॉर्मली लगता है अब आज के टाइम में। लेकिन जब शुरू हुआ था ये रीट इंडिया में, जब शुरू हुआ था तो 2-2 लाख रुपए लगाने पड़ते थे IPO में, यानी लगभग SME टाइप का IPO जो होता है उसकी तरह का होता था, बड़े बड़े लॉट्स होते थे। तो अब SME क्या होता है ये शेयर मार्केट के टाइम में हम समझेंगे, जब शेयर मार्केट पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में SME के IPO आते हैं तो हमें 200, 500, 1000, 2000 शेयर्स के लॉट, उसको एक ही लॉट बोलेंगे लेकिन उसमें इतने सारे शेयर्स होते हैं। ये समझ लीजिए कि आपके ड्रेस में, शर्ट पैंट में कितनी पॉकेट्स हैं, ये एक लॉट हो गया। अब इस पॉकेट में हम क्या क्या चीज़ रखते हैं, पेन रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, कॉइन्स रख सकते हैं, कुछ भी, साइड की पॉकेट्स हैं, बैक साइड पॉकेट है, वगैरह वगैरह जितने, तो इसको हम कहते हैं ये एक लॉट, वो दूसरा लॉट और तीसरा लॉट। ठीक है, आप समझ गए, सिंपल भाषा है। तो हम एक लॉट या एक लॉट से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार रीट के IPO में भी हम लॉट्स ही अप्लाई करने होते हैं, यानी जब तक लिस्ट नहीं होता, कोई भी रीट फर्स्ट टाइम लिस्टिंग के लिए अपना IPO निकाल रहा है, तो IPO को निकालना और IPO के जरिए हमें यदि रीट्स अप्लाई कर रहे हैं या ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको कहेंगे प्राइमरी मार्केट। अगर किसी को शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है, उसके लिए दोस्तों मैं शेयर मार्केट की अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर बहुत अच्छे और बहुत क्लैरिटी, बहुत सफाई के साथ, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा शेयर मार्केट भी, और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बस अभी ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करता। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि बगैर नॉलेज और बगैर प्रैक्टिस के शेयर मार्केट में कभी भी शुरुआत ना करें। जैसे बगैर सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते, ये मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को। अगर आपने सीखा नहीं है तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, लेकिन सीख के आप हवाई जहाज़ भी उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों साइकिल चलाने के लिए भी सीखना पड़ता है। जैसे बचपन में बच्चा पैदा होने के बाद 8-10 महीने का होता है तो उसको चलाना सिखाते हैं ना, अपने आप तो नहीं सीखता। जब उसको अपने कंफर्ट जोन में दे दिया जाए तो वो लुढ़कता रहेगा, घिसटता रहेगा, लुढ़कता रहेगा, सरक सरक के चलेगा, गुडड़े बोलते हैं हरियाणवी में, तो वह घुटनों के बल चलेगा मतलब। तो दोस्तों क्या ज़िंदगी में घुटनों के बल चलना चाहते हैं, या चल के चलना चाहते हैं, या दौड़ना चाहते हैं, या उससे भी ज़्यादा स्पीड साइकिल से पहुंचना चाहते हैं, या एक्टिवा मोटरसाइकिल सीख के वैसे जाना चाहते हैं, या आप कार गाड़ी से जाते हैं, बरसात मौसम, गर्मी सर्दी इनसे बच के, और मतलब मेरे कहने का मतलब
हर अगले स्टेज के बारे में हमें सोचना चाहिए, हर बड़ी स्टेज के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि आज हम जहाँ हैं, जैसे हैं, लुढ़क रहे हैं तो लुढ़कते रहें, जैसे हैं वैसे के वैसे रहे। नहीं दोस्तों, आगे बढ़ना है, इम्प्रूव करना है, तरक्की करनी है, ठीक है। और हम सीख के शेयर मार्केट को भी सीख सकते हैं। शेयर मार्केट पर अभी शेयर मार्केट का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, शेयर मार्केट के टाइम में शेयर मार्केट की बताऊँगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम सीख के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो रीट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना है, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है, जो किसी टॉप या रेपुटेड ब्रोकर के पास खुलवाना है। टेम्परेरी, काम चलाओ, आज है कल बंद करके भाग जाएगा, किसी की कुछ ज़्यादा नहीं है जिनके पास डीमैट अकाउंट्स, ऐसों के पास नहीं खुलवाना है दोस्तों। सेफ्टी चाहिए, क्योंकि देखो उसमें हार्ड कैश लगेगा आपका। तो आप किसी रेपुटेड डीमैट होल्डर के पास ही, आपने ब्रोकर के पास ही आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना है। जब भी कोई नई रीट शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, तब आप शेयर मार्केट की तरह ही रीट के लिए आप बिड लगा सकते हैं, आईपीओ के आईपीओ की बिड लगा सकते हैं। इस तरह से आप उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भारत में रीट की जब शुरुआत हुई, तब उस टाइम में एक लॉट के लगभग 2 लाख रुपए लगाने होते थे। यानी रीट का एक लॉट भी अप्लाई करना है ना प्राइमरी मार्केट में, तो 2 लाख रुपए इकट्ठे लगाने होते थे, तब हम एक लॉट के लिए अप्लाई कर पाते थे। और वो डिपेंड करता था, ये भी ज़रूरी नहीं कि जिसने अप्लाई कर दिया 2 लाख का अप्लाई कर दिया उसको मिलेगा ही मिलेगा। नो, ये डिपेंड करता है कितने एप्लीकेंट हैं और कितने रीट्स के लॉट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कितनी पोस्टें हैं और वहाँ पे सिलेक्शन के लिए एप्लीकेंट या कितने कैंडिडेट्स हैं। यदि कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो सिलेक्शन कितनों का होगा, उतनों का ही होगा जितनी सीट्स हैं। और यदि सीट्स ज़्यादा हैं, कैंडिडेट ही कम हैं, तब लगभग सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, यानी सबको अलॉट हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उसके रीट का साइज़ क्या है या कितने लॉट्स हैं, तो उसके हिसाब से मिलता है। और ये घट के अब तो जो 2 लाख होता था, अब तो घट के ये 20-30 हज़ार से भी कम पे आ गया। और ये आगे आगे जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, तो गवर्नमेंट इस बारे में चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, रीट्स में भी, शेयर मार्केट में भी। तो पार्टिसिपेट तभी तो करेंगे ना जब लोगों की पेइंग कैपेसिटी होगी, जब लोगों के जेब में जितना पैसा है उतने का कम से कम एक लॉट तो अप्लाई कर सकें। तो पहला तरीका था आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू अप्लाई करना, रीट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, जब कुछ दिन हो गए हों, या मान ले सपोज जिस दिन से लिस्ट हो जाए वो रीट शेयर मार्केट में, जब वो कंपनी लिस्ट हो जाए, जब उनके शेयर्स की खरीद फरोख्त होने लगे स्टॉक एक्सचेंज पे, तब उसके बाद तो आप कम से कम एक शेयर भी खरीद सकते हैं और एक शेयर भी बेच सकते हैं, या पूरा लॉट भी बेच सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है ये कि आप कितनी यूनिट्स खरीद सकते हैं। इसमें आप रीट्स में वैसे तो यूनिट्स कहते हैं, लेकिन इसको आसान भाषा में आप शेयर्स कह सकते हैं कि भी रीट्स के कितने शेयर हैं या रीट्स की कितनी यूनिट है। ठीक है, यूनिट और शेयर सेम चीज़ है, वैसे एक्चुअल में यूनिट शब्द का इस्तेमाल होता है। तो हम कितने भी यूनिट्स खरीद सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कितना पैसा लगाना चाहते हैं। जब जितने पैसे लगाना चाहते हैं उतने पैसे की उतनी यूनिट्स खरीद सकते हैं। इस प्रकार शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद अगर हम रीट्स के यूनिट खरीदते हैं तो इसे सेकेंडरी मार्केट से रीट्स का खरीदना कहते हैं। तो पहला कौन सा था, जब आईपीओ अप्लाई किया था वो प्राइमरी मार्केट में अप्लाई करके प्राइमरी मार्केट से रीट्स के यूनिट्स लेने होते थे। एंड ये है सेकेंडरी मार्केट से रीट्स का खरीदना बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट जब वो लिस्ट होगी उसके बाद कोई भी खरीद सकता है और बेच सकता है उन शेयर्स को। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन चारों तरह के रीट्स, वो जो 4 रीट्स थे जो बताए, कल भी बताए थे मैंने, पिछली वीडियो में बताए थे, इसमें भी बताए, ये चारों रीट्स के प्राइस आज के टाइम में 130 रुपये से 350 रुपये हैं। यस माय डियर फ्रेंड, क्या 130 रुपये में कोई भी बंदा रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है? सोचिए ज़रा, कितनी गज़ब की चीज़ है कि आप 130 रुपये से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और या फिर
इन चारों में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस है 350 आज के टाइम में किसी यूनिट, एक यूनिट लेने के लिए किसी रीट की, और कम से कम प्राइस है 130 रुपये। तो है ना मज़ेदार चीज़, मज़ेदार इन्वेस्टमेंट का तरीका, ऑप्शन। तो मज़ा आया सुन के कि आप एक पिज़्ज़ा की प्राइस में, पिज़्ज़ा आप 150-200 रुपये का तो कम से कम आता है, नहीं तो 400-500 का भी आता है। तो आप एक पिज़्ज़ा की प्राइस में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप यदि महीने में 4 पिज़्ज़ा खाते हैं, 4 बार पिज़्ज़ा खाते हैं, वीकली पिज़्ज़ा खाते हैं, तो क्या आप 1 बार 2 बार पिज़्ज़ा ड्रॉप नहीं कर सकते? सिर्फ 15 दिन बाद यदि आप पिज़्ज़ा खा लें, 2 पिज़्ज़ा बचा के 2 पिज़्ज़ा को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू रीट्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शेयर्स का ख़रीदना, ऐसे ही है रीट्स का ख़रीदना। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन उभर रहा होगा कि रीट्स से हम लगभग कितना रिटर्न मिल सकता है हमें। यानी रीट्स हम खरीद तो लें, यूनिट्स भी खरीद लें, लेकिन क्या उससे कुछ रिटर्न भी मिलेगा? तो दोस्तों, हम रियल एस्टेट में फ़िज़िकली जो इन्वेस्ट करते हैं, यानी कोई फ्लैट ले लिया हमने, कोई प्लॉट ले लिया, कोई कंस्ट्रक्शन कर ली और उसको फ्लैट लेके उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है। आप कहीं भी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आपने एक फ्लैट या एक पोर्शन, 2 बेडरूम सेट, 3 बेडरूम सेट को आपने किराए पे चढ़ा दिया, रेंट पे चढ़ा दिया, तो आपकी रेंटल इनकम आ रही है, ये आ रही है फिज़िकल रियल एस्टेट से रेंटल इनकम आ रही है। तो वहाँ हमें जिस तरह के रिटर्न आएंगे उससे REIT रीट के रिटर्न को कंपेयर करते हैं। चलिए अब आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना पैसा मिल सकता है। सपोज मैं तो कहता हूँ कि चलिए किसी के पास मान लो अपना रियल एस्टेट नहीं है, घर नहीं है, कि किराए पे नहीं दे सकते, तो उसके, अरे भाई किराए पे रहते तो हैं, तो किसी एक पोर्शन का कितना किराया देते हैं। अब ये एज्यूम कर लीजिएगा कि उसको बनाने में आज के टाइम में कितना पैसा लगेगा, यानी कितनी कॉस्ट आएगी आज के टाइम में जिस पोर्शन में आप रह रहे हैं, तो उससे हम कंपेयर करते हैं। दोस्तों, बड़े मेट्रो सिटीज़ में अगर पिछले कई सालों का फिज़िकल रियल इस्टेट का एनुअल रिटर्न देखें, यानी सालाना रिटर्न देखें, तो इसकी रिटर्न यील्ड बोलते हैं, मतलब कितना रिटर्न मिलता है हमें साल में, वो लगभग 2%, 3%, मैक्सिमम 4%। मैं तो कहता हूँ चलिए 2, 3, 4 का एवरेज ले लिए 3%। यानी अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, 3% सिर्फ रिटर्न, 3% रिटर्न भी कोई रिटर्न होता है? यस, आज के टाइम में आप FD अवॉइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनको और चीज़ का ऑप्शंस का नहीं पता वो तो FD ही करते हैं, लेकिन मेरे जैसा तो FD अवॉइड करता है। FD एक पार्टिकुलर अमाउंट का FD कर रखी है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं। वो आगे फिर बताऊँगा कभी कि हमें कितने की FD करानी चाहिए। तो दोस्तों 2-3% तो कहीं भी नहीं मिलता। FD में आप 46 दिन के लिए FD करा लीजिए तो आपको 3% का रिटर्न मिल जाएगा, और आप 3 साल के लिए करा लीजिए तो 7% का रिटर्न मिलेगा। FD में 7% का रिटर्न 7 नहीं होता, वो 6 होता है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम होती है वो, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस कि भाई मेट्रो सिटी में अगर आप पिछले कई सालों से फिज़िकल रियल एस्टेट का एनुअल रिटर्न देखें, यानी रेंटल यील्ड देखें, तो 2 से 4% के बीच में, यानी औसत 3% के आसपास रहती है। तो मेट्रो सिटीज़ का नाम इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि रीट्स अभी सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में है, छोटे शहरों में, मिडिल क्लास शहरों में नहीं है, B कैटेगरी के, C कैटेगरी के शहरों में नहीं है बिल्कुल। ये ऐसे शहरों में है जैसे मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। अब दोस्तों, जिसे नॉलेज नहीं है वो तो मानेंगे ही नहीं कि फिज़िकल रियल एस्टेट से 2 से 4% का रिटर्न ही मिलता है, वो नहीं मानेंगे। तो चलिए आइए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी जो पढ़ा लिखा है ना वो फारसी भी पढ़ सकता है, कोशिश करके, ट्राई करके। तो आपके खुद के फ्लैट या घर होंगे, या और कुछ नहीं तो आप किसी न किसी फ्लैट में किराए पे रह रहे होंगे, तो उससे आप कंपेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के टाइम में एक B क्लास सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली जैसा शहर,
इसमें एक फ्लैट की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए। अब हम जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ काफ़ी फ्लैट ऐसे हैं जो लगभग 1 करोड़ के हैं, कुछ 60-70 लाख के आसपास के भी हैं। तो डिपेंड करता है फ्लैट का साइज़ क्या है या उस एरिया में फैसिलिटीज़ क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके हिसाब से रेट्स तय होता है। तो दोस्तों अब देखिए, अब हमने कैलकुलेशन शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी उस फ्लैट की। 1 करोड़ फ़िक्स्ड कॉस्ट मतलब आज के टाइम में यदि एक मुश्त पैसा लगाएं तो वो कितने में आएगा, 1 करोड़ में आएगा। ठीक है, सपोज़ आपका भी ऐसा ही कोई ना कोई अमाउंट होगा, आपका 50 लाख का हो सकता है, 70 लाख का हो सकता है, 1, 1.5, 2 करोड़ का हो सकता है आपका फ्लैट। आज के टाइम की वैल्यू ये नहीं कि 10 साल पहले लिया था तो उस टाइम कितने में लिया था ना, आज के टाइम की उसकी वैल्यू कितनी है, हमने वो वैल्यू देखनी है। मान लिया एक फ्लैट की वैल्यू है 1 करोड़, और दोस्तों उसको यदि हम रेंट पे चढ़ाएं तो 1 करोड़ वाले फ्लैट से लगभग 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इतने ही मिलेंगे। कहीं किसी एरिया में 25 का 30 भी हो सकता है, किसी में 25 का 20-22 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कंपटीशन कितना है या किराएदार कितने हैं, ख़रीदार कितने हैं, रहने वाले कितने हैं। ठीक है, तो मानिए कि 1 करोड़ का फ्लैट है और रेंटल इनकम पर मंथ है 25,000 रुपये। तो 25,000 पर मंथ के हिसाब से 1 साल के कितने हुए, तो 25,000 को 12 से गुणा करेंगे तो 3 लाख रुपए पर ईयर सालाना रेंटल है 3 लाख रुपए पर, यदि 25,000 रुपये पर मंथ है तो साल के हमने लगभग 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ही देने होंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा जो रेंट है, ये रेंट इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है ये निकालना है हमने। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 करोड़, सालाना रेंट है 3 लाख। तो अब हम 3 लाख को 1 करोड़ से भाग देंगे। आप अपने उस पर कर सकते हैं, 3 लाख नहीं तो जो भी अमाउंट आप एसेस करते हैं अपने या फ्लैट का और किराया जो भी आप एसेस करते हैं उनको डिवाइड करके देखिएगा। तो ये आता है 0.03। 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ आएगा 0.03। अब 0.03 को हम परसेंटेज में करेंगे, क्योंकि रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज में करेंगे तो गुणा कर देंगे 100 से। तो 0.03 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 3% आता है, क्योंकि इसको परसेंट में कन्वर्ट किया। तो 3%, यस दोस्तों, लगभग 3%, 3.25 हो सकता है, 3.25 हो सकता है, 2.5% भी, 2% भी हो सकता है आपका रिटर्न। आप देखिएगा, यही हम सोचते नहीं, यही हमें पता नहीं। हम ऐसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं जिससे हमें रिटर्न तो नाम मात्र आ रहा है, और चिक अलग तरह की। किराएदार छोड़ जाए, किराएदार कोई लफड़ा कर दे, किराएदार अब लाइट बंद करके नहीं सोता, फलाना लेट आ रहा है, और 100 तरह के इश्यूज़ होते हैं। भाई दारू पी रहा है, और कुछ, सॉरी मैं कोई किराएदारों के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, ये सारे काम मकान मालिक भी कर सकता है। तो मैं एक वैसे कह रहा हूँ कि एक तो इतनी प्रॉपर्टी हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, उसमें भी यदि इश्यूज़ झेलने पड़ें तो देखिए 1 करोड़ वाले इन्वेस्टमेंट के साथ में ये तो फिर है तो दिक्कत ना। तो चलिए आइए आगे करते हैं। इतनी आसान बात, इतनी सिंपल सी बात भी लोगों को या तो पता नहीं, या समझ में नहीं आती, या समझना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। यदि आपकी समझ में आज की बात आई है तो दोस्तों मेरे पुराने वीडियोस, ये शायद 43rd वीडियो है, एक वीडियो से, वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। आपको फाइनेंस की बहुत सारी ऐसी ही नॉलेज मिलेंगी उसमें, जैसी आज मैंने आपके सामने बात बताई है। और सिंपल भेड़ चाल में लगे हुए हैं लोग बाग। अगर पूछा जाए, किसी से ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तो जवाब मिलेगा सब लोग कर रहे हैं, यानी सब लोग मकान ले रहे हैं। एक मकान अपने लिए रहना तो ठीक है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ, अपने रहने के लिए एक मकान बनाना या ख़रीदना तो ठीक है, लेकिन एक और ख़रीद कर उसको रेंट आउट कर दिया, रेंट पे चढ़ा दिया, ये नहीं है। इससे बढ़िया हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आने वाले वीडियोस में आप देखिएगा, समझिएगा। पास्ट के जो मैंने वीडियोस में जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कई ऑप्शन शायद इससे आपको अच्छे लगे होंगे, नहीं तो आप पूरी वीडियोस देखना, तब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये जवाब मिलेगा कि सब लोग कर रहे हैं,
इसलिए हम भी कर रहे हैं। यानी ज़्यादातर लोग इसी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। दोस्तों पैसा कमा रहे हैं, पैसा मुश्किल से बचा रहे हैं, बचा के ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ के लिमिटेड रिटर्न मिल रहा है। अब आपको तो अब तक पता होगा कि ये रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न तो है ही नहीं कि दिस इज़ द बेस्ट रिटर्न। मुश्किलों का भी पता मैंने इन वीडियोज़ में बता दिया आपको। तो दोस्तों यदि हम सब के सब यदि भेड़ चाल में ही लगे रहें, सब एक ही तरफ एक ही टाइप के काम करते हैं, जो हमारे बाप दादा करते आए हैं वही काम यदि हम करते रहें, तो क्या होगा? क्या आविष्कार होगा? जब तक कोई नई सोच, नई शुरुआत, नई चीज़ नहीं करोगे तब तक क्या देश में डेवलपमेंट, देश में आविष्कार होगा? ये जो टैब है, क्या ये टैब आता? ये लैपटॉप है, क्या ये लैपटॉप होता? ये सारी चीज़ें यदि हर कोई कॉपी किताब से ही देख के खुश होता कि हाँ मेरे पास कॉपी है, मेरे पास बुक है, इसी से पढ़ लेंगे, इसी से। आजकल देखो ना, छोटा बच्चा 2.5-3 साल का बच्चा मोबाइल में यूं करके घुमाता है, उसको रील बना दे मोबाइल की, और उसको जो चीज़ चाहिए वो अपने आप फटाफट निकाल लेता है। जब एक 3 साल का बच्चा इतना इनोवेटिव है, आप क्यों नहीं? आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40, 50, 60, 70 साल के हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं नई नॉलेज, नई चीज़ें क्यों नहीं सीख रहे? और यदि नई चीज़ें नहीं सीखते तो माय डियर, नई शुरुआत नहीं करते तो ये आविष्कार नहीं होते। न तो हवाई जहाज़ होता, न हेलीकॉप्टर होता, न ये चलने की ट्रेन होती, बुलेट ट्रेन नहीं होती, घड़ियाँ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। पत्ते लपेट के घूम रहे होते हम सब के सब, यदि आविष्कार नहीं होते तो। और आविष्कार वही करता है जो पुराने स्टाइल से हट के कुछ करता है। जिसने एमएससी पीएचडी करी है वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, रिसर्च। जब रिसर्च करते हैं तब डिग्री मिलती है एमएससी की या पीएचडी की। रिसर्च क्या हुई? कुछ या तो नई चीज़ की सर्च करना, या पुरानी चीज़ जो है उसको दोबारा से बेटर वे में सर्च करना। री प्लस सर्च, तो रिसर्च करना। तो दोस्तों अब आप भेड़ चाल वाले हो या लीड करना चाहते हो दुनिया को, सोसाइटी को, समाज को, आगे बढ़ के चलना चाहते हो, तो दोस्तों आपने कुछ अलग हट के सोचना होगा। ओके, नेक्स्ट, इसलिए ज़रूरत है फाइनेंशियल नॉलेज की और पर्सनल फाइनेंस को भी सीखने की, इसलिए ज़रूरी है। वरना हमारी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। हाँ बदलेगी, एक चीज़ बदलेगी, थाली की सब्ज़ी बदल सकती है। आपकी सब्ज़ी की जगह दाल बदल सकती है, गोभी की जगह भिंडी बदल सकती है, भिंडी की जगह बैंगन बदल सकते हैं, सब्जियां बदल सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिमला मिर्च खा लोगे, और बहुत ज़्यादा कर लोगे, ज़्यादा पैसे होगे तो आप एक ब्रोकली खा लोगे। यस दोस्तों, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला आपकी ज़िंदगी में। यदि कुछ करना है, कुछ बदलना है, तो भेड़ चाल नहीं, अपने हिसाब से नई चीज़ें सीख के नए रास्ते अपनाओ और ढूंढो। पहले तो देखो, कोशिश करो कि क्या उसमें स्कोप है, कितनी पॉसिबिलिटी है। देखिए, एक जो जॉब माइंडसेट का होता है ना, जॉब माइंडसेट का, वो क्या करता है? वो मालिक के हिसाब से काम करता रहता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। अपने कहता क्यों मैंने अपना दिमाग लगाना, क्यों बोझ लेना। लेकिन जो वो मालिक है, जो वो बिज़नेस चला रहा है, जिसकी दुकान में वो काम करने वाला है, वो जॉब कर रहा है, जिसकी दुकान में या जिसके बिज़नेस में या जिसके कंपनी में काम कर रहा है, वो तो बहुत बड़ा सोच रहा है ना। वो तो बिज़नेस के बारे में सोच रहा है, वो 8 घंटे के काम के बारे में नहीं सोच रहा है। वो सोते सोते भी उसको सपने वैसे ही आते हैं कि आज मुकेश अंबानी से मिल रहा हूँ, आज किसी और बड़े बंदों से, जेफ बेजोस से मिल रहा हूँ, है ना। तो ऐसी सपने आपको भी आते हैं। कभी आपने सोचा है वारन बफेट से मुलाकात हो जाए, जो कि आज के टाइम 94 ईयर्स के हैं। अभी रिसेंटली उसने अपनी कंपनी, जिस कंपनी में सीईओ थे वो बार्कले हैथवे कंपनी के जो सीईओ थे, उसे अब रिज़ाइन दिया है उन्होंने एट द एज ऑफ 94, 94 साल की उम्र में। और आप कहते हैं 58 साल की एज में सरकार घर भेज देती है, जॉब से रिटायर कर देती है। अब कहते हैं बस अब तो हमने बैठ के खाना है, अब काम नहीं करना, काम बहुत कर लिया।
अरे देखो ना, कुछ देशों में यंग प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है, ज़्यादातर देशों में 60 साल से ऊपर के हैं। आप अपने देश में देखिए पॉलिटिशियन की एज क्या है, एवरेज एज क्या है। यदि कोई 60 साल का पॉलिटिशियन है तो उसे कहते हैं ये यंग पॉलिटिशियन है, और नौकरी करने वाला 60 साल में अपने आप को आउट ऑफ डेट मानने लग जाता है। नहीं दोस्तों, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपका पर्सनल फाइनेंस भी बदलेगा, क्योंकि फिर आप उससे सीखने की कोशिश करेंगे, और सिखाने वाला मैं हूँ ना। एक पिक्चर का डायलॉग था ना, मैं हूँ ना, तो मैं हूँ, लेकिन मैं उसके लिए हूँ जो सीखना चाहेगा। अब जो सीखना ही नहीं चाहेगा उसको मैं क्या सिखा सकता हूँ? सोते हुए को तो उठाया जा सकता है, क्या जगे हुए को भी उठाया जा सकता है? नो, कभी नहीं। जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं आप जगा सकते। ओके, तो आप देखिए भीड़ चाल की एक पिक। तो दोस्तों, एक तो हमें मिली इनकम, रेंटल इनकम। दूसरी इनकम हमें मिलती है इससे कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी जब हम फिज़िकली रियल एस्टेट खरीदते हैं तो कैपिटल यानी उसकी वैल्यू बढ़ती है समय के साथ। जैसे जैसे उसका समय बढ़ता रहता है उसकी आमतौर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है, कभी कभी घट भी जाती है बीच बीच में, बट दैट्स नॉट एन इशू। मेन इशू ये है कि रेंटल इनकम को से आपको टोटल इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी की वैल्यू से सिर्फ 2 से 4% यानी 3% ही मिल रहा है आपको रेंटल रिटर्न फिज़िकली। वहीं रीट के जो 4 लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें अब तक 6.7% जो कम से कम रिटर्न दे रही है रीट, वो दे रही है 6.7%, 6.7%, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है 8.25% सालाना, 1 साल का रिटर्न सिर्फ रेंटल इनकम से। यानी उन रीट की वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी वो अलग इशू है, जैसे कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो इस प्रकार यानी कि नॉर्मल या फिज़िकल रेंटल यील्ड के कंपैरिजन में रीट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम रीट से किस तरीके से रिटर्न मिलती है हमें। तो रीट से हमें नॉर्मली 3 तरह से रिटर्न मिलते हैं। पहला तरीका, जब हम रीट के शेयर्स या यूनिट्स खरीदते हैं तो उसके बाद हर 3 महीने बाद हमें क्वार्टरली, 3 महीने मीन्स क्वार्टरली, हमें डिविडेंड के फॉर्म में पैसा आता रहता है, पैसा मिलता रहता है। एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जो भी उस रीट को जितनी भी टोटल रेंटल इनकम हुई उसमें से उनका खर्चा निकाल के, जो भी एक्सपेंसेस हुए उनके, वो खर्चे जैसे रहने के जो बंदे रख रखे हैं, कंप्यूटर वगैरह, मतलब जो भी उनके बिल्डिंग एक्सपेंसेस, किराया वगैरह, वो सारा उनका अपना खर्चा निकाल के, कोई सैलरी जो है वो निकालने के बाद जो बचा उसका 90% हमें डिविडेंड के फॉर्म में देते हैं। और ये डिविडेंड या इसको हम टैक्सेबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम भी कहते हैं। कोई रीट जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कमाएगा उसका मिनिमम, उस इनकम का मिनिमम 90% उसे शेयर या यूनिट होल्डर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। शेयर मतलब उसको देना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा, और यह पैसा ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में आ जाता है, और उसके लिए उनको कोई कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती है। जैसे फिज़िकल यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सारी कार्रवाई खुद करनी पड़ेगी, बहुत सारी भाग दौड़, किराएदार लेना, ये रजिस्ट्री, आपका तहसीलों के चक्कर वगैरह वगैरह सब कुछ आपने खुद करना पड़ेगा। फिर भी कहीं जोखिम फिर भी होता है उसमें, आपको पता है अच्छी तरह का, लेकिन मैं उस जोखिम का ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा। आपकी नॉलेज के लिए ये जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, ये जो वर्ड यूज़ किया है मैंने, ज़रा इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। तो जितनी इनकम भी कोई रीट कमाती है उसमें से उसके जो भी खर्चे होते हैं उनको माइनस करके, सारे खर्चे घटा के, अगर कोई इस बीच अगर कोई उसने कोई प्रॉपर्टी, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची भी है तो उसका भी प्रॉफिट हटा के, क्योंकि हम सिर्फ इनकम की बात कर रहे हैं, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को भी इसमें जोड़ना होता है। इस टोटल अमाउंट को नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कहते हैं। यानी कि सब कुछ खर्चे हटाने के बाद वो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या किया जाना है या किया जाएगा। अब ये जो अमाउंट है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, इसका मिनिमम 90% उन्हें
सभी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना पड़ता है। जिसके जितने यूनिट हैं उसके प्रोपोर्शन में, उसके रेशो में उन सब के साथ शेयर करना होता है। यानी कंटिन्यूस कैश फ्लो मिलता रहता है, या कहें कि लगातार इनकम आती रहती है। तो दोस्तों दूसरा तरीका है कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन। यानी कि जो रीट्स के यूनिट्स आपके पास हैं, समय के साथ साथ जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, यानी एक तो आपको मिला रेंटल इनकम, और दूसरा उनके जो रीट्स के जो यूनिट के जो प्राइस बढ़ेंगे, जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स की प्राइस बढ़ते हैं, घट भी सकते हैं। देखो ये मार्केट कंडीशन के ऊपर में है, रीट्स के प्राइस भी घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके प्राइस बढ़ेंगे तो वो रिटर्न भी आपको मिलेगा। उसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन। जैसे फिजिकली जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और उसको ख़रीद के लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, तब समय के साथ साथ उसकी जो कीमत बढ़ जाती है, तो उसी को कैपिटल गेन बोलते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 2019 से अब तक रीट्स की कैपिटल एप्रिसिएशन में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, पर डिविडेंड के रूप में 7% से 8.5%, या कहिए 6.25% से 8.25% रिटर्न मिला है एवरेज रेंटल इनकम रीट्स के थ्रू। और वो भी बिना किसी टेंशन, बिना किसी चिक, बिना किसी फॉर्मेलिटी, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना कोई समय लगाए, बिना कोई कुछ भी, बगैर चिंता के ही, आप समझिए। तो ये दो तरीके हो गए, एक तो रेंटल इनकम और दूसरा कैपिटल गेन। तीसरे तरीका मिलता है हमें, तीसरे तरह की इनकम मिलती है हमें। कुछ रीट्स इंटरेस्ट इनकम भी अर्न करते हैं उस लोन से जो वो अपनी सब्सिडरी या दूसरे इन्वेस्टमेंट से जो उनको जो लोन से जो मिलता है, जो रिटर्न जो मिलता है, इंटरेस्ट इनकम जो मिलती है। थर्ड ये तरीका है कि वो पैसा हम लोगों को मिलता है फिर आगे। तो दोस्तों अब क्या क्या चीज़ें रीट के रिटर्न को प्रभावित करती हैं, यानी ये हमें गारंटी हो कि बढ़ता ही रहेगा, रिटर्न बढ़ता ही रहेगा, या रिटर्न सेम मिलता रहेगा, क्या इस बात की गारंटी है या गारंटी नहीं है। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो कि गारंटी को ख़राब करते हैं। नंबर 1 मार्केट कंडीशन, यानी शेयर मार्केट कंडीशन। तो रीट के रिटर्न बहुत कुछ शेयर मार्केट की कंडीशन, जैसे शेयर मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, ऊपर को जा रहा है या ऊंचा नीचा जा रहा है या नीचे को जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये काफ़ी कुछ डिसाइड करता है। रीट की भी यूनिट्स के प्राइस ऊपर बढ़ना या घटना इसको अफेक्ट करता है। साथ में इकोनॉमिक साइकिल, ये इंडिया में, विश्व में, ये जो रशिया यूक्रेन, इज़राइल एंड उसका भी जो युद्ध चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना, ये जो इस टाइप के जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं इकोनॉमिक, तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा ऐसे साइकिल्स जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होता रहता है समय के साथ साथ डेवलपमेंट की वजह से, तो वो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। प्लस इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होती है कि कट लगता है, सरकार या आरबीआई कट लगाना चाह रही है कि आगे क्या कर रही है गवर्नर, आरबीआई आगे क्या डिसीज़न लेते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि हमें रीट के रिटर्न कैसे मिले। सेकंड पॉइंट है किसी खास रीट की परफॉर्मेंस, यानी अब जैसे 4 रीट बताए मैंने जो लिस्टेड हैं, अब चारों रीट के अलग अलग रिटर्न मिल रहे हैं। कोई 7.25 मिल रहा है, 7.25 से लेके मैक्सिमम 8.25% तक मिल रहा है। वो इसीलिए मिल रहा है कि कोई अलग या कोई ख़ास किस्म की जो रीट है उसकी परफॉर्मेंस, उस रीट का पोर्टफोलियो कैसा है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उनके पास फंड्स कितना है, कैसा है, और फंड्स लगातार आ रहा है या एक बार आ गया फिर रुक गया। ये मतलब ये कई चीज़ें जो होती हैं जो कि किसी विशेष प्रॉपर्टी की वजह से भी हो सकता है। अब कौन सी प्रॉपर्टी है वो
राइज कर रही है, उसका रेंट ज़्यादा बढ़ रहा है कि किसी का नहीं बढ़ रहा। तो इन सब चीज़ों की फैक्टर्स की वजह से तो रीट की अपनी परफॉर्मेंस कैसी है उसकी वजह से रीट का रिटर्न प्रभावित होता है। थर्ड, डिविडेंड पॉलिसी। किसी भी रीट की डिविडेंड पॉलिसी उसके ओवरऑल रिटर्न को प्रभावित करती है, क्योंकि कुछ रीट की प्रायोरिटी होती है उनके कैपिटल एप्रिसिएशन के बजाय ज़्यादा डिविडेंड इनकम देने का। तो अब ये रीट के ऊपर है कि वो ज़्यादा डिविडेंड इनकम देने का उनका माइंडसेट है या क्या माइंडसेट है। तो जैसा भी उनका जो भी पॉलिसी होएगी, उनके डिविडेंड की जो पॉलिसी होएगी, उस हिसाब से हमें कैपिटल एप्रिसिएशन के बजाय ज़्यादा डिविडेंड इनकम भी मिल सकती है। रीट हमें डिविडेंड इनकम और संभावित कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों की वजह से डाइवर्सिफिकेशन और लगातार आमदनी और इनकम में वेरिएशन या डाइवर्सिफिकेशन का मौका देते हैं। तो दोस्तों, भारत में रीट एक नए इन्वेस्टमेंट के तौर पे उभरा है। इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, जैसे एनएससी रीट्स और इनविट्स का एक इंडेक्स फंड बना रही है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। यदि ये डेवलपमेंट हो गया तो हमें एक और अपॉर्चुनिटी, एक और ऑप्शन मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे रीट्स की तो जिक्र हम पिछले वीडियो से अब तक कर रहे हैं, लेकिन ये इनविट्स बीच में कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, ये जो इनविट्स है, इनविट का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यह भी रीट की तरह ही होता है, किंतु फ़र्क यह है कि इसमें जो पैसा इकट्ठा होता है, जैसे अब किसी ने कोई इनविट्स निकाल दिया, इनविट्स की एलोकेशन कर गई, आईपीओ निकाल रहा है, इनविट्स का आईपीओ निकाल रहा है, तो वो इनविट्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं, उनकी खासियत ही होती है, तभी उनको इनविट्स कहते हैं कि वो जो पैसा इकट्ठा करेंगे उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में चल रहे हैं इंडिया में, जैसे हाईवे रोड्स बन रहे हैं, आपको एक्सप्रेस वे, ये जो बन रहे हैं ना, ये रीट्स का एक तरीका है, इनविट्स का तरीका है, सॉरी नॉट रीट्स, ये इनविट्स का तरीका है। और पावर नेटवर्क्स, देन टेलीकॉम नेटवर्क्स एट्सेट्रा। जबकि रीट में जनरली कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या फिर मॉल वगैरह, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट्स, उससे भी रेंटल इनकम के रूप में पैसा मिलता है और उसको भी इन्वेस्टर्स के बीच में उसी तरह से बांटा जाता है जैसे रीट्स में बांटा जाता है। तो दोस्तों, अब ये एक और नया ऑप्शन आपके पास आ रहा है इनविट्स के रूप में, तो गेट रेडी फॉर दैट। मेरे पिछले वीडियो में एक ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी किया था कि सर, ये रीट्स जो आपने 4 टाइप की रीट्स इनके बारे में बताया या रीट्स बता रहे हो, आप इनविट्स के बारे में भी बताओ। तो मुझे उसका ये कमेंट देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि यस, हमारे बीच में मेरे व्यूवर्स को कुछ नॉलेज रीट्स की भी है, कुछ इनविट्स की भी है। अब ये अलग बात है कि उनको कैसे पॉलिश किया जाए, उनको फाइनेंशियल नॉलेज एंड पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज दे के उनको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का, यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी, समाज सेवा, साथ साथ में लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का। इनविट्स का जो ये इंडेक्स फंड बन रहा है, उसके रिटर्न से भी कैपिटल एप्रिसिएशन की कोई ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम रीट्स और इनविट्स को मिलाकर देखें, दोनों का कंबाइन देखें, तो उनकी जो डिविडेंड इनकम है उसका कंपाउंडेड रिटर्न लगभग 10% हो सकता है। ये स्कोप है, ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो यह भविष्य की एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे।
आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करके इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, इनको एनालाइज करें, अपने एंगल से, अपने नज़रिए से सीख के खुद एनालाइज करें, क्योंकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लोगों को इन सब चीज़ों से अवेयर कर रहा हूँ। तो विशेषकर वे लोग जो रियल एस्टेट में अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं और उनके लिए यदि आज के टाइम में फिजिबल नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है कि हम फिज़िकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें, तो उनके लिए रीट एक बहुत अच्छा स्थिर मतलब कांस्टेंट, एक रेगुलर और विश्वसनीय आय का स्रोत है। बहुत अच्छा इनकम का बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये रीट्स एंड इनविट्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो तो इसको लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन एंड ऑल बटन, ALL ऑल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली सारी वीडियोस जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो सारी वीडियोस, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। दोस्तों, रीट्स में निवेश पार्ट 3, दैट इज़ द फाइनल पार्ट, आखिरी हिस्सा 2-3 दिन में ही आपके सामने आ रहा है। समय वही लगभग 7 बजे। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण शायद ये वीडियो 7 बजे नहीं डिस्प्ले हो पाएगी, इसको थोड़ा डिले लग गया, डिले से आपको मिल रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो दोस्तों, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे।